Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India, and in this segment today we are going to start a very important topic of the ancient South Indian history, and that is राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब देखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे और बेसिकली ये अर्ली मेडिएवल फेज का भी पार्ट है और प्राचीन भारत के दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का भी ये हिस्सा है। कैसे अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसके पहले जब हमने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, हमने संगम डायनेस्टी पढ़ा था। यहाँ पर डीप साउथ में गोदावरी और तुंगभद्रा के साउथ में हमने पढ़ा था। 3 डायनेस्टी को हमने पढ़ लिया था। ये चेर डायनेस्टी जो कि यहाँ पर केरल में ये चेर डायनेस्टी, केरल वाले पार्ट में यहाँ चेर डायनेस्टी थी, ठीक है। केरल और थोड़ा सा नीचे तमिलनाडु भी आ जाएगा, मालाबार कोस्ट इसको कहते थे। और नीचे यहीं पे हमने पढ़ा था, कौन सा हमने पढ़ा था आपको, पांड्या डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी में जो एंशिएंट हिस्ट्री की जब हमने शुरुआत की थी दक्षिण भारत का, तो वहाँ पे हमने देखा था। और फिर ये तमिलनाडु वाला पार्ट है नीचे का, और यहाँ पे ऊपर जो तमिलनाडु वाला पार्ट है यहाँ पे चोल डायनेस्टी थी। तो इन तीनों को हमने पढ़ लिया था। और ये कहाँ था, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में। उसके बाद हमने वाकाटका पढ़ा था, फिर हमने वातापी के चालुक्यों को पढ़ा था, और वातापी के चालुक्यों के बाद आज हमारा टॉपिक जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है। तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हम इसे भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूलर्स को देखेंगे, जो शासक हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है वो देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडमिन यानी प्रशासन को, आर्ट एंड कल्चर को, रिलीजन को। इन सब पार्ट्स को हम एक छोटे से वीडियो में देख लेंगे, हाँ, जो कि वो हमारा अगला वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम शासकों की बात करेंगे और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो अब तक जो मैंने बताया था आपको कि देखिए कि जब भी आप दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको एक बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी होता है। और मैंने ये बताया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब आप आएंगे, यानी मौर्य उत्तर काल में जब आप आएंगे, तो मौर्य उत्तर काल में आप देखेंगे कि मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में, यानी मौर्यों के सक्सेसर के रूप में आप कुछ फॉरेन पावर्स को भी देखेंगे और कुछ इंडिजिनस पावर्स को भी देखेंगे। यानी कुछ विदेशी ताकतें भी भारत में आती हैं और कुछ देशी ताकतें भी पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में उभर के आएंगी। तो जो विदेशी ताकतें होंगी वो मध्य एशिया से आएंगी और नॉर्थ वेस्ट से इन करेंगी। सबसे पहले यहाँ पर इंडो ग्रीक आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सीथियंस यानी शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, ठीक है। पहलव आएंगे, पहलव यानी कि उनको हम लोग कहते थे पर्थियंस, जो कि ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में रहने वाले लोग थे, उनको पर्थियन कहते हैं। और लास्ट में मध्य एशिया से ही आएंगे कुषाण। तो ये 4 शासक आते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण शासक जो इसमें होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे कुषाण। सबसे महत्वपूर्ण शासक होंगे कुषाण होंगे, ठीक है। तो जिनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रतापी और ग्रेटेस्ट रूलर हुए भारत में कनिष्क, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर देखा था। और जो देशी ताकतें उभर कर आएंगी उनके बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुंग डायनेस्टी, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा। उन्हीं का कमांडर इन चीफ, उन्हीं का सेनापति कौन, पुष्यमित्र सुंग, जो कि एक ब्राह्मण था। और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में आपको सुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा। यहीं पे फिर इसी को रिप्लेस कर देंगे कौन, कण्व डायनेस्टी। और कण्व डायनेस्टी के बाद सबसे पहले सुंग डायनेस्टी, फिर कण्व डायनेस्टी, और कण्व डायनेस्टी के बाद दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहाँ पे सातवाहन आ जाएंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट मौर्यन पीरियड में आ गए सातवाहन, ठीक है। यहाँ पे सातवाहन आ गए, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे सातवाहन, ठीक है। यहाँ पे सातवाहन, ये बार बार मैं आपको भूमिका देता रहता हूँ, ये सातवाहन आ जाएंगे। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहाँ पे सतावाहन कहिए या सातवाहन कहिए, पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहाँ पे कौन है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये S स्टैंड्स फॉर सतावाहन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सतावाहन, ठीक है। ये सतावाहन आ गए पोस्ट मौर्यन पीरियड में। फिर यहीं पे आप देखेंगे
कि ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, ठीक है, यहीं पे आपको आ जाएंगे वकाटका। वी स्टैंड्स फॉर वकाटका, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले सातवाहन है पोस्ट मौर्यन पीरियड में, पोस्ट मौर्यन पीरियड खत्म होगा तो यहां पर वकाटक आ जाएंगे, ठीक है। और वकाटकों के बाद कुछ आपको क्षेत्र ले लेंगे कर्नाटका वाला। जब कर्नाटका वाला क्षेत्र हम ले लेंगे, ठीक है, तो ये जब कर्नाटका वाला क्षेत्र जब कुछ आ जाएगा इसमें, तो यहीं पे आ जाएंगे कौन, यहीं पे आ जाएंगे वातापी के चालुक्य। देखिए चालुक्य वातापी, वीसी लिख रहा हूं, वीसी यानी कि वातापी के चालुक्य यहीं पे आ जाएंगे। फिर इनको रिप्लेस करेंगे, आर स्टैंड्स फॉर राष्ट्रकूटा, ठीक है। देखिए इसी सीक्वेंस में चलेगा राष्ट्रकूटा, और राष्ट्रकूटा के बाद आपको कौन आ जाएगा यहां पर, ऐसे लिख रहा हूं, ये सीवी लिखिए, सीवी यहां पर, सीवी चालुक्य वातापी या बादामी, सीवी मैंने कर दिया है, ठीक है, क्लैरिटी के लिए सीवी। उसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटा, और राष्ट्रकूटा को रिप्लेस करके इसी क्षेत्र पे आ जाएंगे चालुक्य कल्याणी, ठीक है, सी के। देखिए सबसे पहले यहां पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में सातवाहन है, सातवाहनों के बाद ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, और वहीं पे आपको आ जाता है कौन, वहां पे आ जाते हैं वकाटका, ठीक है। वकाटका के बाद इसी सीक्वेंस में नीचे कर्नाटका वाले क्षेत्र को लेते हुए आ जाएंगे चालुक्य, वातापी के या वादामी के, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन्हीं को रिप्लेस करेंगे, थोड़ा ये जो कर्नाटका वाला क्षेत्र है लिए हुए इसी क्षेत्र पे, पहले सातवाहन, फिर यहीं पे वकाटक, ये महाराष्ट्र में रहेंगे सातवाहन और वकाटक। उसके बाद आपको कर्नाटका वाला क्षेत्र लिए हुए, चूंकि वातापी या बादामी कर्नाटका में है, तो चालुक्य आ जाएंगे वातापी के, ठीक है। वातापी के चालुक्यों को इसी जगह पे रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटा, ठीक है, और राष्ट्रकूटा को इसी जगह पे रिप्लेस कर देंगे चालुक्य कल्याणी के। तो इस तरह से आपका एक सीक्वेंस बनना चाहिए। देखिए ये ऐसे ही होता जाएगा, और फिर ये, तो ये आपको इसी सीक्वेंस में ये आते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अब देखिए जिस समय मैंने बताया था कि जिस समय यहां पर वातापी के चालुक्य, सीवी चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा हैं, वहीं पे यहां पर आप देखेंगे तो साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु को लिए हुए यहां पर है कौन, यहां पर हैं पल्लव, पल्लव, ठीक है। और पल्लव के बाद इसी स्थान पे आ जाते हैं कौन, थोड़ा और नीचे का तमिलनाडु का जगह ले लेंगे, और यहां पे आ जाएंगे चोला, ये मेडिएवल चोला है, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए, ये मेडिएवल चोला। मैंने बताया था कि पल्लव जो हैं ये राष्ट्रकूटों के, देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ऐसे कर दिया है मैंने। अब ये जो चालुक्य हैं वातापी के, और ये जो पल्लव हैं ये पैरेलल शक्तियां हैं, ठीक है। आपको जानना चाहिए, क्योंकि आगे आप हमने चर्चा भी की है पहले भी, लेकिन आगे आप पूरा संघर्ष देखेंगे जब हम पल्लवों को पढ़ेंगे, तो पल्लव और चालुक्य, वातापी के चालुक्यों का संघर्ष भी देखेंगे। और ये कल्याणी के चालुक्य, चालुक्य कल्याणी और चोला, ये पैरेलल शक्तियां हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने ये आपको बताया था कि सबसे पहले सातवाहन, सातवाहनों की जगह महाराष्ट्र में है सातवाहन, फिर वकाटका, वकाटका को भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसी जगह पे कर्नाटक वाला कुछ क्षेत्र लेते हुए, महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र लेते हुए चालुक्य आ जाएंगे वातापी या बादामी के, और फिर वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस करेंगे इन्हीं के सामंत या फ्यूडेटरी राष्ट्रकूटाज, और राष्ट्रकूटाज को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी के। पैरेलल शक्तियां पल्लव हैं इनकी, देखिए वातापी के चालुक्य, चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा के पैरेलल कौन है, पल्लव है। और चोलो जो मेडाइवल चोला है उनके पैरेलल हैं ये चालुक्य कल्याणी के। तो हम देखिए यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर जब आप राष्ट्रकूटों का टाइम पीरियड देखेंगे तो यहां पर 752 टू 982 एडी लगभग, थोड़ा बहुत का डिफरेंस हमेशा मिलेगा। कहीं भी इसमें टाइम पीरियड आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस इसलिए कि आपको पता रहे कि किस समय से किस समय तक। तो इसीलिए मैंने इंपैक्ट लिखा है 8 to 10th सेंचुरी एडी,
ठीक है। तो अब एक देखिए, इस टाइम पीरियड से आपको यह पता चलता है कि जब मैं आपको मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मेडिएवल हिस्ट्री को मैंने दो पार्ट में बांटा था, एक अर्ली और दूसरा लेटर। एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा लेटर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को भी हमने तीन पार्ट में बांटा था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन। तो नॉर्थ इंडिया में हमने यहाँ पर हर्षवर्धन के बाद पूरा देखा था, राजपूतों का ओरिजिन देखा था, ठीक है। यहीं पे हमने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल देखा था, और ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हमने देखिए यहाँ बताया है, गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में थे, यहाँ पे पालाज थे, आपको गुर्जर प्रतिहार इधर थे, इधर पालाज थे बंगाल बिहार में, और दक्षिण में ये जो राष्ट्रकूट हैं, ये वातापी के चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट यहाँ पे आते हैं। तो इन तीनों का भिड़ंत होगा किसके लिए, ये फाइट करेंगे। यहाँ पे कन्नौज है, जो कि हर्षवर्धन के बाद एक पॉलिटिकल सेंटर स्टेज के रूप में उभर के आता है, बहुत ही डेवलप पार्ट है नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। तो उस समय से पहले आपको पता है कि आप जब 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड आप देखेंगे गुप्त पीरियड तक, ठीक है, गुप्त पीरियड तक देखेंगे कि वहां पर पाटलिपुत्र और मगध का बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में है। लेकिन हर्षवर्धन के समय से जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में हर्षवर्धन को पढ़ रहे थे तो वहां पे पता चलेगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, और कन्नौज एक जो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज है वो मगध से शिफ्ट होकर कन्नौज आ गया था, क्योंकि कन्नौज जब बहुत ही फर्टाइल लैंड था, इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो कन्नौज पे शिफ्ट कर रहा था। तो इस वजह से ये तीन शक्तियां, गुर्जर प्रतिहार जो कि राजस्थान गुजरात में है, पालाज जो कि बिहार बंगाल में है, और राष्ट्रकूटाज जो दक्षिण में है, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, वो तीनों शक्तियां कन्नौज के लिए भिड़ेंगी, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत होती है। तो इसलिए ये तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था। ये कब हुआ था? ये हुआ था, ये बात है अर्ली मेडिएवल फेज की, यानी कि हम जब राष्ट्रकूटों को पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ तो रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन ये बात आप साउथ इंडिया के में अगर देखेंगे तो अर्ली मेडिएवल फेज में भी पड़ेगा। तो इसलिए राष्ट्रकूट हो, इसके आप वातापी के चालुक्यों के बारे में भी मैंने बताया था कि ये भी जो हैं, ये इनका कुछ पार्ट पड़ जाएगा आपको अर्ली मेडिएवल फेज में। फिर आपको राष्ट्रकूटा भी अर्ली मेडिएवल फेज में पड़ेगा, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य भी अर्ली मेडिएवल फेज में पड़ेंगे। तो अर्ली मेडिएवल फेज हम मेडिएवल हिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का, तो यहाँ भी ये सब जो डायनेस्टीज हैं आ रही हैं, तो फिर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। हम अब यहाँ पे वातापी के चालुक्यों को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम राष्ट्रकूटों को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम कल्याणी के चालुक्यों, पल्लवों, इनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने नॉर्थ इंडिया पूरा खत्म कर दिया था, राजपूतों की का ओरिजिन यहाँ पे देखा था, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल देखा था हर्षवर्धन के बाद। और अर्ली मेडिएवल फेज जो है आपको समय भी बताता है क्या, हर्षवर्धन के बाद का जो समय है, हर्षवर्धन का समय 606 AD से लेकर 647 AD तक का हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो है। तो जब हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है 647 AD में, वहीं से माना जाता है कि अर्ली मेडिएवल फेज की शुरुआत हो जाती है। और ये अर्ली मेडिएवल फेज चलता है कब तक? ये चलता है 12th सेंचुरी AD तक, यानी कि 1200 ईस्वी तक करीब चलेगा, ठीक है। तो अब ये समय देख लीजिए, ये 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच की बात है। देखिए यहाँ पर इंपैक्ट मैंने रख दिया है कि 8 to 10th सेंचुरी AD में इनका इंपैक्ट है दक्षिण भारत में, यानी कि सीधी सी बात है, हर्षवर्धन का समय खत्म होता है 647 AD में, और ये 647 AD के बाद की ही बात है। और हर्षवर्धन के एंड से लेकर, उसके शासनकाल के अंत से लेकर 1200 ईस्वी तक, 12th सेंचुरी AD तक का जो समय है, अगर अर्ली मेडिएवल फेज माना जाता है तो राष्ट्रकूट भी अर्ली मेडिएवल फेज में पड़ेगा। तो ये मेडिएवल हिस्ट्री में भी पड़ेगा, ठीक है, अर्ली मेडिएवल फेज में पड़ेगा, जहां हम साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया पूरा पढ़ चुके हैं, साउथ इंडिया में हमें पढ़ना अगर चाहिए तो वातापी के चालुक्यों को भी पढ़ना चाहिए, राष्ट्रकूटों को भी पढ़ना चाहिए, आपको कल्याणी के चालुक्यों को भी पढ़ना चाहिए, पल्लव और चोलों को भी पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम दक्षिण भारत के का जो प्राचीन इतिहास है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है साउथ इंडिया का, उसमें हम ये कल्याणी के चालुक्य वकाटका को तो पढ़ ही लिए, लेकिन ये जो आपको
अर्ली मेडिएवल फेज में भी पढ़ेगा वातापी के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूटाज, फिर आपको कल्याणी के चालुक्य कल्याणी और पल्लव। ये सब हम दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में ही पढ़ ले रहे हैं, इसलिए हम अर्ली मेडिएवल फेज में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे चोलों को, यानी कि मेडिएवल चोलों को। एक चोल हमने पढ़ा संगम डायनेस्टी में, जो कि डीप साउथ में चेर, पांडे और चोल डायनेस्टी के रूप में हमने पढ़ा था एंशिएंट पीरियड में। ये चोल एक बार खत्म हो जाएंगे, सामंत बन जाएंगे, और फिर जो मेडिएवल चोला आएंगे उभर के मेडिएवल फेज में, इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो पल्लव तक तो हम यहीं खत्म करेंगे। हाँ, दक्षिण भारत के की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास है दक्षिण भारत का, वहीं पे हम इनको खत्म कर लेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये मेडिएवल फेज के भी ये जो डायनेस्टी हैं, मेडिएवल फेज के भी डायनेस्टी हैं, और इनकी तो भूमिका रहेगी ही राष्ट्रकूटों की। किसमें? आपने मेडिएवल फेज में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ लिया था कन्नौज के लिए। हाँ, गुर्जर प्रतिहारों, और जो यहाँ पर बंगाल में है, बंगाल बिहार में पालाज, और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज के लिए। अगर कन्नौज है तो इसके लिए संघर्ष आपने देखा है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसलिए राष्ट्रकूटों का संबंध इस टाइम पीरियड के हिसाब से अर्ली मेडिएवल फेज में तो पड़ेगा ही, साथ साथ ये एंशिएंट हिस्ट्री के साउथ इंडिया में भी इसे हम देख रहे हैं। तो अब आइए, इतना समझने के बाद हम शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर, ये टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखिए, इसमें सबसे पहले यहीं से आपको शुरुआत करता हूं मैं, राष्ट्रकूटा। ये आपको पता चल गया, राष्ट्रकूटा किसको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले तो इम्पैक्ट मैंने बताया कब से कब तक है, तो 8 to 10th सेंचुरी एडी, और यही साबित करता है कि दक्षिण भारत के का जो प्राचीन इतिहास है उसमें तो राष्ट्रकूटा शामिल हैं ही, साथ साथ ये अर्ली मेडिएवल फेज यानी कि पूर्व मध्यकाल में भी इनकी भूमिका है। तो दोनों में आप इसको रख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है? फ्यूडेटरी हैं, सामंत हैं चालुक्यों के। कौन से चालुक्यों के? वातापी या बादामी के चालुक्यों के। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पोस्ट मौर्यन पीरियड में सातवाहन हैं, फिर वाकाटक आते हैं, और वाकाटकों को रिप्लेस करते हैं चालुक्य वातापी के, और वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस करेंगे कौन? आर स्टैंड्स फॉर राष्ट्रकूटा। तो देखिए, वातापी के चालुक्यों के ये सामंत हैं और इन्हीं को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जगह पे आते हैं। आगे देखते हैं कि देखिए, ये परमारा वंश जो था राजपूतों का नॉर्थ इंडिया में, हर्षवर्धन के बाद आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत वंश उभर कर आते हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार। हाँ, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, यहाँ पर गुजरात वाले क्षेत्र में सोलंकी या एक और चालुक्य या सोलंकी, वो दूसरे सोलंकी हैं। ठीक है, दूसरे चालुक्य हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे परमार, उसके बाद आपको तोमर, हाँ, सिसोदिया, ठीक है, वो सब चंदेल, वो सब हमने नॉर्थ इंडिया में देख लिया था। तो परमार उसमें से एक महत्वपूर्ण राजपूत वंश है जो कि मालवा में थी, नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे मालवा में। ठीक है, मालवा के नॉर्थ इंडिया में मालवा में वर अंडर द राष्ट्रकूटाज, ये राष्ट्रकूटों के अधीन ही थे ये परमार। तो परमार जो थे ये राष्ट्रकूटा के अधीन थे। ये जब हमने परमारा को पढ़ा था नॉर्थ इंडिया में अर्ली मेडिएवल फेज में, वहाँ भी मैंने बता दिया था। एक व्यक्ति थे अबू जैन, जिनके अनुसार वेमेन जो थी, महिलाएं जो थी, वो राष्ट्रकूटों के समय पर्दा नहीं करती थी। ठीक है, पर्दा नहीं करती थी। उसके बाद अब देखिए कैपिटल्स जो है, ये देखिए, इसके दो कैपिटल, मयूरखिंदी जो प्रारंभिक था, और मान्यखेट। हाँ, मान्यखेटा या मान्यखेट बाद में बना था, जिसे अमोघ वर्ष बनाएगा। तो ये आप कैपिटल के तौर पे मान्यखेट को ही याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा बाद वाला कैपिटल ही याद रखा जाता है, जब तक ये क्लियरली ना पूछा जाए कि प्रारंभिक कैपिटल कौन सा था। अगर साधारण कैपिटल पूछ लिया या बाद वाला कैपिटल पूछ लिया तो आप मान्यखेट ही लिखेंगे। अगर खाली कैपिटल भी पूछता है तो मान्यखेट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां तक हमने जानकारी ले ली। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रकूटों के समय ही अरबी मुसलमानों को, अरबी मुस्लिम्स को छूट दी गई, किसमें? व्यापार में, यहाँ पे सेटलमेंट का यानी बसने का, मॉस्क कंस्ट्रक्शन, मस्जिद निर्माण, और एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम के स्प्रेड के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए भी ये छूट दी गई थी राष्ट्रकूटों के समय में, कि ये भारत में, दक्षिण भारत में कर सकते हैं
ये सब काम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जनरल देख लिया। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे जो शासकों को, तो रूलर्स को हम देखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो रूलर्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो है अमोघ वर्ष है। ठीक है, गोविंद थर्ड भी है और कृष्ण थर्ड भी है, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और बाकी जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन सर्किल बनाने का मतलब ये कि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए दंती दुर्ग जो है ये फाउंडर है, संस्थापक को हमेशा याद रखना है, क्योंकि संस्थापक जो है हाँ ये मिलाने के लिए दे देगा, कई डायनेस्टीज दे देंगे और सामने संस्थापकों का नाम दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दंती दुर्ग ने 752 में ही, इसने टाइम जानने की जरूरत नहीं है, एक मोटा मोटी रफ आइडिया रखिए कि इसने स्थापना की थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की। कहां पे की थी, तो मैंने ये लोकेशन बता दिया था। ठीक है, हिरण्यगर्भ यज्ञ इसने किया उज्जैन, या उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तुला पुरुष दान यज्ञ भी होता था। ठीक है, ये भी किया था उसने, आ सकता है। ठीक है, और दशावतार मंदिर एलोरा में इसने बनवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं कृष्ण फर्स्ट को। ठीक है, देखिए जो यहाँ दंती दुर्ग, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद सेकंड, ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड, इंद्र फोर, गोविंद फोर, कर्क सेकंड। ये एक सीक्वेंस मैंने लिख दिया है शासकों का, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता जाऊंगा। अब कृष्ण फर्स्ट के बारे में इसकी कुछ उपाधियां थी, टाइटल्स थे, अकाल वर्ष और शुभ तुंग, इसके टाइटल्स थे। इसने कंस्ट्रक्शन कराया कैलाश टेम्पल एलोरा में, एलोरा में कैलाश टेम्पल का इसने कंस्ट्रक्शन कराया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 से 12 बार ये कैलाश टेम्पल के बारे में आ चुका है कि कृष्ण थर्ड ने किसने बनवाया। ठीक है, और कहाँ बनवाया, तो कैलाश टेम्पल पे ये सवाल कहाँ पे है, ये लोकेशन इसका तो एलोरा में है। तो ये कम से कम 10 से 12 बार ये सवाल आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कृष्ण थर्ड के बारे में आगे हमारे पास जो जानकारी है, इसने विक्ट्री हासिल की थी, यानी हराया था वेंगी के चालुक्यों को। अब वेंगी के चालुक्य, देखिए ये वेस्टर्न चालुक्य थे, देखिए ये कल्याणी के चालुक्य और ये वातापी के चालुक्य। ठीक है, दोनों तो एक ही जगह पे हैं, कर्नाटका वाले क्षेत्र में। पहले मूल देखिए चालुक्यों का जो मूल डायनेस्टी है वो यही है, वातापी का के चालुक्य। हाँ, फिर यहीं पे आते हैं राष्ट्रकूटों के बाद कल्याणी के चालुक्य। तो ये जब वातापी के चालुक्य यहां पर हैं, और वातापी के चालुक्यों का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन सेकंड जब यहां पे रूल कर रहा है, तो उसी समय अपने भाई विष्णुवर्धन के द्वारा अपने शासनकाल में वो अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांटता है। और जब इसका शासन मतलब इधर आंध्रा की तरफ भी इसका विस्तार होता है, तो यहाँ एक विष्णुवर्धन से ये क्या अपने साम्राज्य को 2 पार्ट में बांट देता है, और ये एक ईस्टर्न चालुक्यों की स्थापना करवाता है अपने भाई विष्णुवर्धन से। ये मैं बता चुका हूं, वातापी के चालुक्य को ये चालुक्य वातापी को जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां मैं बता चुका हूं। तो ये जो हैं बेसिकली वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, ये दोनों जो हैं ये वेस्टर्न चालुक्य कहे जाते हैं। और जो वेंगी के चालुक्य इधर आंध्रा में वेंगी में एक चालुक्य वंश की स्थापना करेगा, कौन, पुलकेशिन सेकंड। वो किस डायनेस्टी से है, वातापी के चालुक्यों के डायनेस्टी से है, सबसे महत्वपूर्ण शासक। तो पुलकेशिन सेकंड अपने समय में ही अपने पूरे साम्राज्य को 2 भागों में बांट देता है, और जो पूर्वी भाग है हाँ वहां अपने भाई विष्णुवर्धन के द्वारा वो एक ईस्टर्न शाखा मतलब पूर्वी शाखा की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी वेंगी बनेगी आंध्रा में। तो उसे वेंगी के चालुक्य, इस तरफ देखिए यहाँ पर उन्हें वेंगी का चालुक्य कहा जाएगा, इस तरफ बनेगा, तो यहाँ इन्हें इधर वेंगी के चालुक्य हो जाएंगे। तो इधर आपको वातापी के चालुक्य, इधर वेंगी के चालुक्य। तो वेस्टर्न शाखा अगर पूछे, पश्चिमी शाखा, तो चालुक्य वातापी जो कि मूल शाखा है, ओरिजिनल शाखा है, और चालुक्य कल्याणी जो कि वेस्टर्न शाखा है। लेकिन चालुक्य वेंगी जो होंगे ये ईस्टर्न शाखा होंगे, यानी कि पूर्वी शाखा होंगे चालुक्यों को। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहां मैं बता रहा था ये वेंगी के चालुक्यों को भी हराता है। ठीक है, कौन, कृष्ण फर्स्ट, और वातापी के चालुक्यों को भी हराता है। यहां वातापी के चालुक्यों को यानी कि इनको हराएगा यहां पर, और वेंगी के चालुक्य यहां पर है ईस्टर्न पार्ट में।
तो इनको भी हराता है। और गंग ऑफ मैसूर, देखिए ये गंग जो है ना, गंग, अब इनको समझिएगा, ये नॉर्दर्न कर्नाटका में हुआ करते थे, नॉर्थ कर्नाटका में गंग हुआ करते थे। उत्तरी कर्नाटक में, सॉरी उत्तरी नहीं, दक्षिण कर्नाटका में, दक्षिणी कर्नाटका में गंग एक डायनेस्टी होती थी, तो उसको राष्ट्रकूटों ने हराया था। ठीक है, गंग कहां थे? दक्षिणी कर्नाटका, साउदर्न कर्नाटका में। ठीक है, एक और गंग हुआ करता था, इस गंग को हम कहते हैं वेस्टर्न। अब देखिए यहां भी इसको हम मैसूर लिखते हैं, मैसूर के गंग, या इंग्लिश में गंगा भी बोलते हैं, मैसूर के गंग। तो मैसूर के गंग यानी वेस्ट में थे, और एक बोलते हैं ईस्टर्न गंग भी थे, जो उड़ीसा में जिन्होंने शासन किया था, तो उनको ईस्टर्न गैंग बोलते हैं। कलिंग के, कलिंग में भी एक गंग वंश हुआ करता था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक गंग वंश था जो कि मैसूर का था वेस्ट में, और ईस्ट में था गंग वंश उड़ीसा में। यह आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहां मैसूर के गंगों को हराया था। उसके बाद ध्रुव के बारे में देखते हैं। इसके कुछ टाइटल्स हैं, कवि वल्लभ, निरूपम और धारावर्ष, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के समय शुरुआत होती है त्रिपक्षीय संघर्ष यानी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की। हाँ, जो मैं अभी बता रहा था, अर्ली मेडिएवल फेज में हमने 3 पक्षीय संघर्ष देखा था। गुर्जर प्रतिहारों, यहां पे गुर्जर प्रतिहार है गुजरात राजस्थान में, यहां पे पालाज हैं, ये जो पी हैं पालाज हैं यहां पे बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में, और ये राष्ट्रकूटाज हैं। ये तीनों कन्नौज के लिए भिड़ते हैं, इनकी लड़ाई कन्नौज के लिए होती है। मैंने बताया कन्नौज के लिए ये तीनों शक्तियां भिड़ेंगी, और लास्ट में इस कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहारों का कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, शुरुआत तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज था। कहीं भी सवाल आता है, कई बार ये सवाल आया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज सबसे पहले शुरुआत करेगा। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए कि शुरुआत किसने की त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो वत्सराज किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश कहां था? गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में। ये अर्लीस्ट राजपूत वंश था। ठीक है, और अगर पाला की तरफ से पूछा जाए ओवरऑल तो वत्सराज, लेकिन पाला की तरफ से किसने शुरुआत किया? तो धर्मपाल ने यहां पर, और राष्ट्रकूटों की तरफ से यहां पर तो ध्रुव ने। तो ये इनको याद रखिए। गुर्जर प्रति ओवरऑल अगर पूछा जाए कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की शुरुआत किस शासक ने की, तो गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि पालों की तरफ से सबसे पहले किसने शुरुआत की, तो धर्मपाल ने। ध्रुव की तरफ से किसने शुरुआत, राष्ट्रकूटों की तरफ से किसने शुरुआत की, तो ध्रुव ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल पूछा जाए या गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से पूछा जाए तो वत्सराज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक हमने देख लिया। ठीक है, तो यहां पर बस कुछ खास चीजों को आपको ध्यान रखना है, जहां इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। ये अबू जैन ने कहा कि पर्दा नहीं करती थी। कैपिटल इसका माने खेटा, याद रखिए, बाद में यही मेन कैपिटल है। अरबी मुसलमानों को छूट थी यहाँ पर व्यापार की, यानी ट्रेड की, बसने की, सेटलमेंट की, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये सारा चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, परमार वंश इसी के अधीन था। राजपूतों का मालवा में एक महत्वपूर्ण वंश था परमार, इसी के अधीन था। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कराता है कौन? ये कृष्ण फर्स्ट कैलाश टेम्पल का एलोरा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप देख ही लीजिए। दंती दुर्ग फाउंडर है, हिरण्य गर्भ यज्ञ करता है उज्जैन में, तुला पुरुष दान यज्ञ करता है, फिर दशावतार मंदिर एलोरा में बनवाएगा ये दशावतार टेम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं। ये रिप्लेस करेगा कीर्तिवर्मन सेकेंड, वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर ही, या उसको रिप्लेस करके ये क्या करेगा? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्थापना करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण फर्स्ट हमने देख लिया। 2 इसके टाइटल यानी उपाधि, अकाल वर्ष शुभतुंग। कंस्ट्रक्शन ये कराता है। सबसे महत्वपूर्ण कैलाश टेम्पल किसने बनवाया? कृष्ण फर्स्ट ने। किसके समय निर्माण हुआ? कृष्ण फर्स्ट के समय। कहां पे निर्माण हुआ? एलोरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 12 बार सवाल पूछा गया। इसने हराया किसको? वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और गंग ऑफ मैसूर। ठीक है, उसके बाद ध्रुव के बारे में इसके 3 टाइटल। ठीक है, कवि वल्लभ,
कवि वल्लभ, निरुपम और धारावर्ष। और ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की शुरुआत ध्रुव करता है। यहां मैंने किसकी तरफ से ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहारों में, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार पालाज और राष्ट्रकूटा के बीच में होता है। गुर्जर प्रतिहार पालाज और राष्ट्रकूटा के बीच में होता है, किसके लिए? कन्नौज के लिए, इसी कन्नौज के लिए, ठीक है। और इसकी शुरुआत करता है कौन? राष्ट्रकूट शासक की तरफ से इसकी शुरुआत ध्रुव द्वारा की जाती है। ओवरऑल शुरुआत की जाएगी गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज के द्वारा। राष्ट्रकूट शासक की तरफ से अगर देखा जाए तो ध्रुव करेगा, और अगर पाल शासकों की तरफ से देखा जाए तो धर्मपाल करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इनकी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गोविंद थर्ड से कुछ जो इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनको डिटेल में, और जहां थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है वो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। और अब तक हमने दंती दुर्ग को देख लिया, कृष्ण फर्स्ट को देख लिया और ध्रुव को देख लिया। गोविंद सेकंड को हमें नहीं पढ़ना था, कुछ भी नहीं पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना था हमें, हमने ध्रुव को देख लिया। अब गोविंद थर्ड से हमें देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहां पर इसको ग्रेटेस्ट और सबसे प्रतापी माना जाता है, ठीक है, सबसे प्रतापी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर कहें तो इंस्क्रिप्शंस हैं, एक तो वाणी डिडोरी और राधनपुर, ठीक है, राधनपुर, वाणी डिडोरी और राधनपुर अभिलेख हैं, 2 अभिलेख हैं। इन अभिलेखों में, राधनपुर अभिलेख में पर्टिकुलरली देखिए, 2 अभिलेखों से किसके बारे में? गोविंद थर्ड को हम पढ़ रहे हैं, तो गोविंद थर्ड के बारे में जानकारी मिलती है। ग्रेटेस्ट और सबसे प्रतापी तो है ही कहा जाता है। इंफॉर्मेशन या इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो वाणी डिडोरी, ठीक है, और राधनपुर 2 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिससे इसके बारे में, गोविंद थर्ड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर तुलना राधनपुर अभिलेख में यदुवंशी श्री कृष्ण से की जाती है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इनके घोड़े हिमालय से समुद्र तक विचरण करते हैं, यानी कि इनके जो हॉर्सेज हैं वो मूव करते थे, चलते थे, फ्रॉम हिमालय टू सीज, समुद्र तक, ओशन कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, सागर तक। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि बहुत बड़ा टेरिटरी था इनका, ठीक है। अब आगे देखिए, विक्ट्री कहां कहां? पल्लवों पर। पल्लव कहां थे भाई? पल्लव यहां पे थे, ठीक है। पल्लव मैंने बताया था अभी कि वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों के पैरेलल कौन सी शक्ति थी? पल्लव शक्ति यहां पर थी। और आगे पल्लव और वातापी के चालुक्यों का भी संघर्ष आप देखेंगे, थोड़ी चर्चा भी हमने की है। और यहां क्लियर लग रहा है कि राष्ट्रकूटों और पल्लवों का संघर्ष हुआ है, तभी पल्लवों पे इसने विक्ट्री की है। पांड्य, गंग, पांड्य यहां पे थे, आप अगर देखेंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यहां पांड्य थे। और गंग मैसूर में, कर्नाटक के साउदर्न में, साउथ कर्नाटका में, यानी कि ये मैसूर कहा जाता है, मैसूर के गंग, इस पे विक्ट्री इनकी हुई थी। शासकों की जहां तक बात करें तो जीपी स्टैंड्स फॉर गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट सेकंड पे इनकी विक्ट्री हुई थी। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में थे। कब? ये हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया में अर्लीस्ट राजपूत थे, ठीक है। और धर्मपाल, ये पाल शासक थे, इन पे इनकी विक्ट्री हुई थी। तो पाल शासक, पाल कहां थे? यहां पर थे, बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मालवा, कलिंग, कौशल, डाहल, बंग। अब देखिए मालवा यहां पे था, ठीक है, मालवा। अब देखिए तभी तो कहा गया कि मालवा के परमार जो भी थे, वो राष्ट्रकूटों के अधीन थे। तो ध्यान दीजिए, मालवा पे, कलिंग जो उड़ीसा है यानी इधर भी था, कौशल, डाहल, बंग, बंगाल। तो ये सब जो क्षेत्र है, तभी कहा जा रहा है कि देखिए कि घोड़े जो है, इनके घोड़े हिमालय से समुद्र तक विचरण करते हैं, बहुत बड़ा टेरिटरी इनके पास था। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने देख लिया किसको? हमने देखा गोविंद थर्ड को। अब देखिए आगे
सबसे महत्वपूर्ण शासक और एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ग्रेटेस्ट और प्रतापी माना गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के लिए अशोका ऑफ साउथ इनको कहा गया है। तो अशोका ऑफ साउथ का किसे कहा गया है, किस राष्ट्रकूट शासक को आपसे पूछा जाए तो अमोघवर्ष को। इनका जो मूल नाम ओरिजिनल नेम था सवर्वा। सवर्वा ये कोई मतलब नहीं है, ये आने वाला नहीं है, लेकिन जान लीजिए। इंफॉर्मेशन अभिलेखों से मिलता है। एक अभिलेख है संजन ताम्रपत्र, ठीक है ना। देखिए संजन ताम्रपत्र में क्या है, देखिए संजन ताम्रपत्र से एक जानकारी मिलती है कि इनके समय अमोघ वर्ष, इनको अमोघ वर्ष प्रथम भी कहा जाता था, अमोघ वर्ष फर्स्ट। तो इनके भयंकर अकाल पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा, ये फेमिन इसको कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं हिंदी में, दुर्भिक्ष, अकाल या फेमिन जो भी कहें। तो बहुत ज़बरदस्त एक अकाल पड़ा, ठीक है। और उसमें उन्होंने अपनी उंगली काटकर लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने अपनी अकाल आने पर या फेमीन आने पर उंगली काटकर लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। तो देखिए इसमें था तो ये जैन धर्म का फॉलोअर था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फॉलोअर जैनिज्म का, वो भी दिगंबर सेक्ट का। किसके प्रभाव में, जिनसेन के प्रभाव में, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन लक्ष्मी को भी इसने समर्पित किया था, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के प्रति भी इसकी आस्था रही होगी। तो एक तो ये बात है। और इसी संजन ताम्रपत्र में इसकी तुलना क्या, इसको महान बताया गया है। चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उसको कहा गया, जिसका एक टाइटल सहसांक था, उससे भी महान बताया गया, ग्रेटर देन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड, या कहीं सहसांक भी आ जाए तो ये संजन ताम्रपत्र में ही बताया गया है। इसको अमोघ वर्ष को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड से महान गुप्त शासक था चंद्रगुप्त सेकंड, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे मैं बताऊं, इसने अपना कैपिटल जो बनाया था, इसी के समय कैपिटल जो है मान्यखेट बना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं कैपिटल, मान्यखेट। एक्चुअली इसने मान्यखेट नगर भी बसाया और वहीं पे मान्यखेट जो है वहां पे इसने अपना राजधानी बना दिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मान्यखेट नगर बसाया इसने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान्यखेट नगर भी बसाया इसने, अमोघ वर्ष ने, यहीं पे लिख देता। कैपिटल तो ऐसे है ही, यहाँ पर कैपिटल, और फिर इसने मान्यखेट, देखिए थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन आप समझ जाइएगा, नगर, मान्यखेट नगर इसने बसाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये अमोघ वर्ष के बारे में, कैपिटल इसने मान्यखेट बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल कहाँ था, तो मान्यखेट, ये ध्यान रखिए। और इसने मान्यखेट नगर भी बसाया था। तो आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी था, ठीक है। इसके कुछ टाइटल थे, नृपतुंग और वीर नारायण। अमोघ वर्ष नृपतुंग भी कहा जाता था इसको, और वीर नारायण, नृपतुंग और वीर नारायण। तो आपको याद रखना चाहिए ये, ठीक है, कि इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, तो नृपतुंग और वीर नारायण, नृपतुंग और वीर नारायण, ठीक है। इसके जन्म के बारे में कहा जाता है कि इसका बर्थ यानी कि जन्म के बारे में, कि नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन के निकट रण शिविर में। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बर्थ के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहां लिख दिया, नर्मदा, इस बर्थ के बारे में, नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन कोई जगह होगी, उसके निकट रण शिविर में, यानी कि वॉर कैंप में, युद्ध शिविर में, कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसका जन्म युद्ध शिविर में, रण के दौरान, युद्ध के दौरान हुआ था। तो आप कहेंगे अमोघ वर्ष या अमोघ वर्ष प्रथम। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लिख दिया है। कहां पे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा यहीं पे होगा, देखिए यही नर्मदा नदी यहीं पे होगा, नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा नदी हो जाएगा। नदी पूरा ठीक से मैं लिख दूं इसको, नदी, ठीक है, ये नर्मदा नदी हो गया।
यहीं पे, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पर देखिए फॉलोअर किसका था, तो जैनिज्म का फॉलोअर था, और वो भी जैनिज्म के दिगंबर सेक्ट का। देखिए मेन दो संप्रदाय हैं जैन धर्म में, श्वेतांबर और दिगंबर। इसको हम जैन धर्म में पढ़ चुके हैं। श्वेतांबर जो है वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जबकि दिगंबर जो हैं वो जो हैं वो नेकेड रहते हैं, यानी विदाउट क्लोथ्स रहते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। तो दिगंबर सेक्ट का ये फॉलोअर हो गया था। किसके प्रभाव में, जिनसेन के प्रभाव में। जिनसेन इनके कोर्ट स्कॉलर थे, जैन स्कॉलर थे, जैन विद्वान थे, जो कि जिनको ये संरक्षण देता था, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स को इसने संरक्षण दिया था। ये खुद भी एक विद्वान था, स्कॉलर था, और इसकी 2 किताबें हैं। देखिए खुद भी स्कॉलर है। तो कवि राजमार्ग, ये खुद का लिखा हुआ है, कवि राजमार्ग कन्नड़ में और रत्न मल्लिका संस्कृत में। देखिए ये 2 किताबें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। यहां पर कवि राजमार्ग कन्नड़ में और रत्न मल्लिका संस्कृत में। पूछा जाए अब से कि इसने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो कवि राजमार्ग और कन्नड़, या कवि राजमार्ग किसने लिखा, तो अमोघवर्ष प्रथम, या अमोघवर्ष ने। रत्न मल्लिका किसने लिखा, तो अमोघवर्ष ने, ठीक है। कविराज का लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा, कन्नड़ में। रत्न मल्लिका किस भाषा में लिखा, तो संस्कृत में। ये आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अनुसार ये खुद तो स्कॉलर है ही, ये विद्वानों को संरक्षण भी देता है, तभी इसके पास कोर्ट स्कॉलर्स हैं, यानी कि दरबारी विद्वान हैं। जैसे जिनसेन, जिनके प्रभाव में, जिनसेन के प्रभाव से ही ये दिगंबर सेक्ट यानी कि दिगंबर संप्रदाय का जैन बनता है ये, ठीक है। तो जिनसेन की एक किताब थी, जिनसेन इनके कोर्ट में थे, जिसमें इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आदि पुराण, जिनसेन की लिखी हुई आदि पुराण। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके कोर्ट में दूसरे एक स्कॉलर हैं महावीराचार्य, और इनकी किताब है गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह, ये भी याद रखना है। उसके बाद सकटायन है, जिनकी किताब अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली अमोघ वर्ष के बारे में। और यहाँ पर देखिए सुलेमान एक अरब यात्री है, जो कि अमोघ वर्ष के समय आता है, अमोघ वर्ष के दरबार में आया था, और उसने कहा था कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं वो विश्व के 4 सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक हैं। दे आर द 4 बेस्ट, वन ऑफ द 4 बेस्ट एम्पेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। राष्ट्रकूट शासकों के बारे में बोला था। तो उसने चीन के शासक को बोला था, अरब के शासक को बोला था, रोम, या रोम की जगह आपको कॉन्स्टेंटिनोपल को सुनतुनिया भी दे दे तो वो आप कह सकते हैं। अरब में उस समय देखिए खलीफा का राज था, तो वो बगदाद का खलीफा हुआ करता था, तो इसकी जगह, अरब की जगह दे दे बगदाद के खलीफा, चीन का शासक, रोम का शासक और राष्ट्रकूट शासक विश्व के 4 सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक थे। किसके अनुसार? सुलेमान के अनुसार, जो कि एक विदेशी यात्री था या अरब यात्री था। तो ये आया था किसके समय में? अमोघ वर्ष के समय में ही, अमोघ वर्ष के कोर्ट में, दरबार में आया था। तो ये हमने देख लिया। तो इस तरह से हम देखें तो हमने गोविंद थर्ड के बारे में जान लिया और अमोघ वर्ष को भी हमने देख लिया। तो अभी तक जो हमने देखा कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्रतापी, तो गोविंद थर्ड। वाणी डिडोरी और राधनपुर अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? गोविंद थर्ड के बारे में। या गोविंद थर्ड के बारे में किन अभिलेखों से जानकारी मिलती है? तो वाणी डिडोरी और राधनपुर। राधनपुर में क्या है? राधनपुर में तुलना की गई है यदुवंशी कृष्ण से। किसकी? तो गोविंद थर्ड की। किस राष्ट्रकूट शासक के बारे में कहा गया है कि उसके घोड़े जो हैं वो भ्रमण करते थे या मूव करते थे, चलते थे हिमालय से लेकर समुद्र तक, यानी उसका बहुत बड़ा टेरिटरी था। तो ये राधनपुर अभिलेख के बारे में है, में कहा गया है। उसके बाद इस गोविंद थर्ड की विक्ट्री कहाँ कहाँ? पल्लवों पर, पांडवों पर और मैसूर के गंगों पर। और किन शासकों पर? तो नागभट्ट सेकंड पर, जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, धर्मपाला जो कि पाल शासक था। तो ये आपको गोविंद थर्ड के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले लिया था। देखिए लकीर पे ध्यान दीजिएगा कि हम गोविंद थर्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद जहां तक अमोघ वर्ष की बात है, तो किसे दक्षिण का अशोक कहा गया है? तो अमोघ वर्ष या अमोघ वर्ष प्रथम को। ठीक है, यहां पर विक्ट्री इसका देखिए छूट गया, मालवा, कलिंग, कौशल, डाहल, बंग की विक्ट्री गोविंद थर्ड ने की थी। अमोघ वर्ष के बारे में
ये इसको किसको कहा गया है, मैंने ये पूछा कि किस राष्ट्रकूट शासक को कहा गया है कि वो दक्षिण का अशोक था या अशोका ऑफ द साउथ जिसको कहा गया, तो अमोघ वर्ष को। ओरिजिनल नेम सवर्वा, ठीक है। इंफॉर्मेशन इसके बारे में मेन जो है संजन ताम्रपत्र, संजन कॉपर प्लेट आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। भयंकर अकाल की बात आती है और उसमें कहा गया है कि इसने अपनी उंगली काटकर लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। वैसे ये दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करता, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करता था, ठीक है। और इसी संजन ताम्रपत्र में ही किस शासक के बारे में कहा गया है कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य या सहसांक से भी ज्यादा महान था, तो अमोघ वर्ष प्रथम या अमोघ वर्ष के बारे में कहा गया है। कहाँ कहा गया है, संजन ताम्रपत्र में कहा गया है। नृपतिंग या वीर नारायण किसकी उपाधि थी, तो अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, मानेखेट। बेसिकली मानेखेट को राजधानी बनाने वाला अमोघ वर्ष नहीं था। और यहां पर देखिए थोड़ा छोटा है, मानेखेट नगर इसने बसाया था, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहां लिख दिया। मानेखेट नगर इसी ने बसाया और फिर मानेखेट को इसने राजधानी बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बर्थ के बारे में, जन्म के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, किस शासक के, किस राष्ट्रकूट शासक के बारे में कहा गया है कि उसका रण शिविर में या वॉर कैंप में उसका जन्म हुआ, नर्मदा नदी के तट पर, हाँ, श्री भवन के निकट। तो ये कहा जाएगा, ये कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो अमोघ वर्ष के बारे में किसका फॉलोअर था, किस धर्म का, तो जैन धर्म का। और किस संप्रदाय का, जैन धर्म में तो दिगंबर संप्रदाय का। दिगंबर संप्रदाय कपड़े नहीं पहनते हैं। और कैसे जैन बना था, किसके प्रभाव से, तो जिनसेन के प्रभाव में। जिनसेन कौन था, ये इनका कोर्ट स्कॉलर था। तो ये इनके कोर्ट स्कॉलर की अगर बात की जाए, यहां पर कोर्ट स्कॉलर है, पहले ये भी खुद भी एक स्कॉलर है। तो मैंने बताया कविराज या रत्नमल्लिका किसने लिखा, अमोघ वर्ष ने। कविराज किस भाषा में है, कन्नड़ में। हाँ, रत्नमल्लिका किस भाषा में है, संस्कृत में। हाँ, जिनसेन किसके दरबार में या कोर्ट में स्कॉलर थे, हाँ, जिनको या जिनसेन को किस राष्ट्रकूट शासक का संरक्षण मिला था, तो अमोघ वर्ष प्रथम या अमोघ वर्ष का। जिनसेन ने कौन किताब लिखी, आदि पुराण। उनके दरबार में दूसरे जो स्कॉलर हैं महावीराचार्य, कौन सी किताब लिखी, गणित सार संग्रह। तीसरे जो है सक्टायन है, कौन सी किताब लिखी इन्होंने, अमोघ वृद्धि। तो इस तरह से हमने आपको गोविंद थर्ड और अमोघ वर्ष को देख लिया। तो अब तक हमने दंती दुर्ग को देखा, कृष्ण फर्स्ट को देखा, गोविंद थर्ड को नहीं देखना था, ध्रुव को हमने थोड़ा देख लिया, गोविंद थर्ड को देख लिया, अमोघ वर्ष को देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट एक शासक बचते हैं, कृष्ण थर्ड, और थोड़ी बहुत जानकारी जो भी होगी हम अभी ले लेंगे। एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए आप। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कृष्ण सेकंड के बारे में। कुछ हमने लेना है, इंद्र थर्ड, जो भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी कृष्ण थर्ड पर सबसे ज्यादा लेना है। तो अभी हम देखते हैं। तो चलिए, अमोघ वर्ष के बाद हमें कृष्ण सेकंड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। अब हमें पढ़ना है इंद्र थर्ड के बारे में। तो इंद्र थर्ड के बारे में देखिए हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए अल मसूदी, इसके समय में इनके कोर्ट में एक अरब यात्री आता है, अल मसूदी। किसके कोर्ट में आया भाई, तो इंद्र थर्ड के कोर्ट में। और इसको इन्होंने अल मसूदी ने इंद्र थर्ड को बताया सर्वश्रेष्ठ शासक, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ शासक बता दिया अल मसूदी को, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है। उसके बाद महिपाल जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, ये गुर्जर प्रतिहार देखिए यहीं पे होंगे, राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में यहाँ पे होंगे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हाँ, राजस्थान गुजरात वाले थे लेकिन बाद में कन्नौज भी पहुंचे थे और कन्नौज को इन्होंने सेंटर बनाया था अपना। हाँ, क्योंकि आपको पता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में कन्नौज पे, ओरिजिनली तो ये राजस्थान गुजरात में थे, ठीक है, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में। लेकिन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जब होता है गुर्जर प्रतिहारों में, पालों में और राष्ट्रकूटों में, तो कन्नौज पर इनका अधिकार हो जाता है गुर्जर प्रतिहारों का। तो गुर्जर प्रतिहार जब कन्नौज में होते हैं उस समय ये इंद्र थर्ड ने महिपाल को हराया। गुर्जर प्रतिहार शासक उस समय महिपाल था, जिसको हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। एक विजय स्तंभ यानी विक्ट्री पिलर बनवाया था चेदी में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कृष्ण थर्ड। एक्सक्यूज मी, कृष्ण थर्ड। देखिए टाइटल्स क्या है, इनकी उपाधियां क्या क्या है। एक तो अकाल वर्ष, जब इनका राज्यारोहण होता है यानी कोरोनेशन के समय अकाल वर्ष इनकी टाइटल थी, इन्होंने अकाल वर्ष का टाइटल रखा, ठीक है। तंजई कोंड, तक्कोलम के युद्ध में
पारंतक फर्स्ट को हराने के बाद, हम पढ़ रहे हैं किसे, देखिए कृष्ण थर्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कई उपाधियां कृष्ण थर्ड की, एक तो अकाल वर्ष कोरोनोशन के समय तंजई कोंड, तंजई कोंड तंजौर को जीतने के बाद, ठीक है ना, तक्कोलम के युद्ध में पारंतक फर्स्ट जो कि चोल शासक, चोल यहीं पे थे, चोल शासक को हराने के बाद इन्होंने तंजई कोंड की उपाधि ली। और उसके बाद कांची कोंड, यहाँ पे जो पल्लव थे, पहले पल्लव थे, बाद में यहीं पे चोल आएंगे, तो ये जो पल्लव हैं तो पल्लवों को हराता है, और पल्लवों की राजधानी कांची हुआ करती थी, तो इसलिए कांची कोंड की उपाधि ये लेता है, क्योंकि कांची कोंड, कांची को जीतने वाला कांची कोंड, तंजौर को जीतने वाला तंजई कोंड, तो इस तरह की उपाधियां होती थी, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया। उसके बाद विक्ट्री, ठीक है, अगर इसकी जीतों को देखें, इसके विजय को देखें, तो यह रामेश्वरम तक विजय हासिल करता है। रामेश्वरम बिल्कुल साउथ में चले जाएंगे, ठीक है। तो और रामेश्वरम में एक विक्ट्री पिलर ये स्थापित करेगा। देखिए, एक जो स्थापित करता है विक्ट्री पिलर चेदी में, कौन स्थापित करता है, इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड स्थापित करता है विक्ट्री पिलर कहां पे, रामेश्वरम में, ठीक है। रामेश्वरम तक ये विजय हासिल करता है, इसकी जीत होती है। और रामेश्वरम में ये दो मंदिर बनवाता है, टेम्पल, एक तो है कृष्णेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा, और दूसरा गंड मार्तंड मंदिर। देखिए थोड़ा सा ये लाइट आ रहा है, ये बेसिकली थोड़ा सा ये उतना डीप मार्क नहीं हो पा रहा है, शायद ये थोड़ा कम हो गया है। गंड मार्तंड, ठीक है, कृष्णेश्वर और गंड मार्तंड मंदिर इसने बनवाया था रामेश्वरम में। किसने, कृष्ण थर्ड ने। इसके कोर्ट में यानी दरबार में कोर्ट स्कॉलर जो हैं, विद्वान या कवि जो हैं, कोर्ट स्कॉलर या पोएट जो हैं, वो रहते थे पोन, जो कि कन्नड़ के स्कॉलर थे, कन्नड़ के कवि स्कॉलर, और इनकी बुक थी शांति पुराण। तो शांति पुराण किसने लिखी भाई, पोन ने लिखी। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि कन्नड़ के 3 त्रिरत्न हैं, ठीक है, कन्नड़ साहित्य में 3 त्रिरत्न माने गए, ठीक है, 3 त्रिरत्न माने गए, और ये त्रिरत्न है कौन कौन, पंपा, पोन और रन्ना। देखिए ध्यान रखिएगा, पंपा, पोन और रन्ना, और यही पोन है ये, ठीक है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों को अगर हम देखें तो पंपा, पोन और रन्ना, और ये कहां पे हैं, पोन कृष्ण थर्ड के कोर्ट में है। तो इस तरह से हमने देख लिया इसको, इंद्र थर्ड के बारे में। अल मसूदी अरब यात्री इसके कोर्ट में आता है, इसे सर्वश्रेष्ठ शासक बताता है। हाँ, इसने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को हराया इंद्र थर्ड ने, ठीक है। हाँ, गुर्जर प्रतिहार और कन्नौज पे अधिकार कर लिया, ठीक है। मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार तो वैसे ओरिजिनल ये कहाँ पे थे, राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष जब होगा तो ये कन्नौज पर इनका अधिकार हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालाज के बीच जब त्रिपक्षीय ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है तो कन्नौज पे अधिकार कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के शासक महिपाल को हराता है, कन्नौज को जीतता है, और यहीं पे चेदी में एक विक्ट्री पिलर ये बनाएगा, ठीक है। चेदी में एक विक्ट्री पिलर बनाता है, विजय स्तंभ बनाता है, वहां जीत हासिल किया होगा, और फिर जीत हासिल करने के बाद, विजय हासिल करने के बाद एक विक्ट्री पिलर यानी विजय स्तंभ बनाया। उसके बाद हम आते हैं कृष्ण थर्ड, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है, इसके कुछ उपाधियां हैं इसकी। अकाल वर्ष कोरोनेशन के समय, राज्यारोहण के समय जब शासन संभालता है। तंजई कोंड, जब पारंतक फर्स्ट, चोल शासक, यहाँ पे चोल है, चोल शासक पारंतक फर्स्ट को हराने के बाद तंजई कोंड की उपाधि लेता है। तंजई कोंड यानी तंजाउर को जीतने वाला। उसी तरह से पल्लव जो थे, इनकी राजधानी पल्लवों की कांची थी, तो कांची को जीतेगा तो कांची कोंड उपाधि ले लेगा, ठीक है। तो कांची कोंड की उपाधि ये लेता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। रामेश्वरम तक ये विजय हासिल करता है। 2 टेम्पल रामेश्वरम में बनाएगा, कृष्णेश्वर टेम्पल, गंड मार्तंड टेम्पल, और एक विक्ट्री पिलर भी बनाएगा, ठीक है, विजय स्तंभ बनाएगा, ठीक है। इंद्र थर्ड विजय स्तंभ बनाता है चेदी में, और कृष्ण थर्ड बनाएगा विक्ट्री पिलर रामेश्वरम में। इसके कोर्ट पोएट पोन हैं, जो कन्नड़ के स्कॉलर हैं या कवि हैं, जिनकी रचना है शांति पुराण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। कर्क सेकंड जब आएगा, हाँ, कर्क सेकंड अंतिम शासक होगा, और अंतिम शासक जब कर्क सेकंड होता है तो इसी के बाद
सत्ता बदलेगी और यहीं पे आपको राष्ट्रकूटा के बाद कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे। यहीं इसी जगह पे राष्ट्रकूट शासन का अंत होगा कर्क सेकंड से। आप एक स्क्रीनशॉट लें। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।